आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद जो हमारे पास नया मॉडल आया है वो है नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनके अजम्पशंस बता देता हूँ कि नील्स बोर ने कौन कौन से अजम्पशंस दिए थे कि हमें क्या मान के चलना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पॉइंट्स पढ़ लेंगे हम लोग, अजम्पशंस पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को ये किस तरीके से दूर करता है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को किस तरीके से दूर करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन इन द एटम revolve around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbit, shell, stationary state और energy shell। मतलब जब रदरफोर्ड ने बोला था तो रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। सिर्फ उसने क्या नाम लिया था? फिक्स सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ का कोई नाम नहीं दिया था। ठीक है, नील्स बोर ने सबसे पहले इन क्या किया, इन फिक्स सर्कुलर पाथ का नाम दिया। उन्हें क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑर्बिट बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं एंड एनर्जी शेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बस इतना सही है कि रदरफोर्ड ने जिन इलेक्ट्रॉन को बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा सकते हैं, उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। इन ऑर्बिट को डिनोट किया जाएगा स्मॉल एन से, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम लोग। स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। अगर इनकी वैल्यूज देखें तो 1 2 3 4 बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या फिर इनको KLMN शेल भी नाम दिया जा सकता है। जैसे फर्स्ट शेल का नाम होगा K, सेकंड शेल का L, थर्ड शेल का M और इस तरीके से आगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन मल्टीपल ऑफ h/2π। देखो ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, मतलब क्या है कि नील्स बोर ने ऐसा बोला है, ये न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, मतलब ये ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट यहां से फिक्स रेडियस का होगा। ठीक है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देखो पाथ ऑफ फिक्स रेडियस। अब ये रेडियस हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर क्यों चक्कर नहीं लगा रहा है, इसने अपना पाथ इसी को क्यों सेलेक्ट किया? तो नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी को अपना पाथ सेलेक्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा। n क्या डिनोट करता है यहाँ पर? कोई भी इंटीग्रल नंबर 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ शेल। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट शेल वही होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, जैसे फर्स्ट शेल है तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू n की वैल्यू रख दो 1, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। सेकंड शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? वो होगा 2h/2π। थर्ड शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वो थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम होगा 3h/2π। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पाथ में चक्कर लगाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल हो। ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। दिस मीन्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले मैक्सवेल ने, ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक भी यही था कि मैक्सवेल ने ये बोला था कि अगर कोई भी चार्ज अपने अपोजिट चार्ज के अराउंड मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी बाहर निकालता है। तो थर्ड पॉइंट में नील्स बोर ने ऐसा बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बाहर नहीं निकालेगा, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर ये फर्स्ट शेल में है तो। अगर ये सेकंड शेल में है तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट, और ये थर्ड शेल में है तो इसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब कहने का ये है कि एनर्जी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के पास है ही नहीं। एनर्जी किसके पास है? एनर्जी शेल के पास है, और जितनी एनर्जी शेल के पास होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी। ठीक है, और शेल की एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं E1 E2 E3, मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी E1, सेकंड शेल की एनर्जी E2, थर्ड शेल की एनर्जी E3। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की और इन एनर्जी शेल की एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनका नाम देखो एनर्जी शेल्स दिया गया है। ऑर्बिट्स को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी शेल्स, क्योंकि इन्हीं के पास एनर्जी होती है। इसे हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट को।
फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल. If electron jump from higher to lower shell, it emit energy, and if electron jump from lower shell to higher shell, it absorb energy. इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में आते जाते रहते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास शेल है E1 फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास शेल है E2, और E1 और E2 में से कौन बड़ा है? E1 और E2 में से E2 बड़ा है. तो E1 की एनर्जी कम है एंड E2 की एनर्जी ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाना चाहता है तो वो कम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है. इसका मतलब उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. तो अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब. ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, यहां पर इलेक्ट्रॉन था हायर एनर्जी लेवल में, अब इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल में. तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा के आएगा, हायर से लोअर में आएगा, तो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा? वो इमिट कर देगा. ठीक है, तो ये 4 एजम्पशंस थे. अब इन्हें हम रफली एक बार और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. देखिए, पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या था. सबसे पहले मैं बता देता हूँ रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को इसने किस तरीके से दूर किया था, हमें ये पढ़ना है. सबसे पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट हमारा जो ऑर्बिट को डिफाइन करता है. ऑर्बिट को डिफाइन करने का मतलब क्या है? हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है, तो नील्स बोर ने सबसे पहले इन फिक्स पाथ को नाम दिया. ये n=1 हुआ, ये n=2 हुआ. n=1 मीन्स k, n=2 मीन्स l. ठीक है, तो पहला पॉइंट सिर्फ ऑर्बिट को डिफाइन करने के काम आया. दूसरा पॉइंट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ने यही पाथ क्यों सेलेक्ट किया? इलेक्ट्रॉन ने आगे या पीछे वाला पाथ सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पाथ का जो एंगुलर मोमेंटम रहा होगा वो h/2π के इक्वल रहा होगा. अगर यहाँ पर n=1 है तो ये h/2π रहा होगा, अगर n=2 है तो ये 2h/2π रहा होगा, एंड सो ऑन, कंटिन्यू इस तरीके से. ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट. ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है ये सिर्फ एजम्पशंस है, बेस बनाने के लिए. जैसे एटम का मॉडल क्या होता है उसके बेसिक 2 पॉइंट है. थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को दूर करता है. रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, वो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था, पहला कि ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा, और एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा तो इसका मतलब ये कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस से आके मिल जाएगा. ठीक है, नील्स बोर ने क्या किया? नील्स बोर ने जब ये पॉइंट दिया ऑर्बिट वाला तो उसने बोल दिया कि इनकी जो एनर्जी होती है, बोला था ना एनर्जी एंड रेडियस फिक्स्ड, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है. कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई एनर्जी है ही नहीं. एनर्जी किसके पास है? ऑर्बिट के पास, और ऑर्बिट तो अपनी जगह पर फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी निकालेगा ही नहीं. एनर्जी जब तक वो ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ये जो हमारे पास n=1 है इसकी हमने एनर्जी मानी E1, हमने मान लिया इसका E1 है 5. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी 5 एनर्जी वाले में चक्कर लगा रहा है. ये हमारे पास है n2 सेकेंड शेल, इसकी एनर्जी हमने मान लिया फॉर एग्जांपल 10, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी 10 एनर्जी वाले शेल में चक्कर लगा रहा है. तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन 5 एनर्जी वाले शेल में चक्कर लगाता रहेगा इसकी एनर्जी 5 ही रहेगी. जब तक ये इलेक्ट्रॉन 10 एनर्जी वाले शेल में चक्कर लगाता रहेगा तब तक इसकी एनर्जी 10 ही रहेगी. जब शेल की एनर्जी कम नहीं हो सकती तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम नहीं होगी, और रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक यहां से दूर हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नहीं निकाल सकता. ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं उसके सेकंड ड्रॉबैक की तरफ. सेकंड ड्रॉबैक वो फोर्थ पॉइंट ने क्लियर किया है. रदरफोर्ड का सेकंड ड्रॉबैक ये था कि जब यहां से कंटिन्यू एनर्जी रिलीज हो रही है, ये स्पाइरल पाथ कवर कर रहा है और यहां से कंटिन्यू एनर्जी रिलीज हो रही है, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस बनना चाहिए था, बल्कि स्पेक्ट्रम बना कैसा था? डिसकंटिन्यूअस. थर्ड पॉइंट से अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट से ऐसा बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज करता ही नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं है तो स्पेक्ट्रम तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी नहीं तो प्रिज्म में से कुछ नहीं निकलेगा, और अगर प्रिज्म में से कुछ नहीं निकलेगा
तो स्पेक्ट्रम नहीं बनना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस बना था। तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में जो बीच में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना था वो किस वजह से बना था, यह है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अभी n1 इक्वल टू 1 एंड E1 इक्वल टू 5 पर है। जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ये n1 इक्वल टू 2 एंड E2 इक्वल टू 10 पर है। ठीक है, एनर्जी यहां पर 5 है, यहां पर एनर्जी 10 है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 10 वाले में जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही है जितने उस शेल में है। अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 5 और उसे 10 वाले में अगर चक्कर लगाना है तो इसे कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी? इसे 5 एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन यहां से 5 एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी टोटल 10, तो ये 10 वाले शेल में जा सकता है। ठीक है, इमिट करने की बात देखते हैं। यहां पर एनर्जी क्या हुई? जब लोअर से हायर में गया तो एब्जॉर्व। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास n इक्वल टू 2, यहां पर एनर्जी है इसकी E2 इक्वल टू 10, ये है हमारे पास E1 इक्वल टू 5। अगर इलेक्ट्रॉन, अभी एनर्जी है इसकी 10, अगर 10 वाले से 5 वाले में आना चाहता है तो ये क्या करेगा? ये 5 एनर्जी बाहर निकाल देगा। ये जो एनर्जी है ये यहां से इमिट हो चुकी है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर और हायर टू लोअर शेल में जंप करते हैं तो वो एनर्जी को या तो इमिट करते हैं या एब्जॉर्व करते हैं। इमिट कब करेंगे? जब हायर टू लोअर आएगा, और एब्जॉर्व कब करेंगे? जब लोअर टू हायर जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो रहा है, इन्हीं से जो एनर्जी निकली है उसी से हमारे पास स्पेक्ट्रम बना है, और इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल देते हैं? अगर ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसीलिए यहां से स्पेक्ट्रम वाला भी पॉइंट डिफाइन हो जाता है और यहां से एनर्जी वाला भी पॉइंट डिफाइन हो जाता है। तो रदरफोर्ड के दोनों ड्रॉबैक यहां से क्लियर हो जाते हैं। तो यही हमारे पास नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल में हमें और आगे क्या क्या सीखना है। नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बोला है? देखिए, जब भी कोई साइंटिस्ट थ्योरी देता है तो वो हमेशा अपनी पूरी थ्योरी अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ बताता है या फिर उस थ्योरी को प्रूव करने के कुछ फैक्ट्स सामने रखता है। अब नील्स बोर ने बोला है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की फिक्स्ड रेडियस होती है। फर्स्ट पॉइंट में बोला है फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में भी बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब फिक्स पाथ में चक्कर लगाता है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो चक्कर लगाता होगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स एनर्जी है, फिक्स वेलोसिटी है। तो फिक्स रेडियस, कौन से शेल की रेडियस कितनी है ये उसे बताना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था E1 इक्वल टू 5 एंड E2 इक्वल टू 10, तो 5 और 10 तो एक्चुअल एनर्जी नहीं है, एक्चुअल एनर्जी कितनी कितनी है वो भी बताना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी बताना पड़ेगा। तो आगे जो नील्स बोर के डेरिवेशंस पढ़ने हैं हमें, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है? उनमें हमें रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी, इन तीनों के फॉर्मूले एंड इन तीनों के फॉर्मूले के डेरिवेशंस हमें आगे पढ़ने हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअल में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है, जहां से जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही मेन पार्ट है, रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और खत्म कर लेते हैं, जो कि अभी सिर्फ हमें याद रखना है। जैसे जैसे आगे टॉपिक आते जाएंगे तब वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, वो है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल के क्या क्या कमी थी, बोर मॉडल के लिमिटेशंस क्या क्या थे। ये भी एक्चुअल में परफेक्ट मॉडल नहीं है। अभी तक जो परफेक्ट मॉडल है एटम का वो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। हम नहीं जानते एटम कैसा होता है। हम सिर्फ जो एटम की स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पर बना रहे हैं, फैक्ट्स के बेस पर बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में एटम को किसी ने अभी तक देखा नहीं है। तो लिमिटेशन क्या क्या है, इस मॉडल की क्या क्या कमी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कमी यह है कि बोर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम को ही डिफाइन कर सकता है, इससे ज्यादा को वो डिफाइन नहीं कर सकता। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता
अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ जाए। could not explain the spectra of atoms containing more than one electron। ये एक एक करके ही हमें आगे डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। बोर मॉडल के जितने भी ड्रॉबैक हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे चैप्टर के अंदर, तब ये धीरे धीरे डिस्कस होते जाएंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। सेकंड है हमारे पास, ये ज़ीमान इफेक्ट को भी क्लियर नहीं कर पाया। ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है? ज़ीमान इफेक्ट का मतलब है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बना था, इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसे हम ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बोर मॉडल नहीं बता पाया, ठीक है। थर्ड जो इसकी कमी है, थर्ड कमी है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट और एनर्जी। देखो, जैसा हमने पढ़ा था कि ये शेल है, इस शेल की एनर्जी कितनी है? 5। इस शेल की एनर्जी कितनी है? 10। मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां या यहां से यहां, इनमें जब ट्रांजिशन करेगा तो ट्रांजैक्शन जैसे भी होगा तो वो कितनी एनर्जी का होगा? या तो इमिशन या एब्जॉर्प्शन, 5 का ही होगा। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो भी 5 का, इमिशन होगा तो भी 5 का। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 5 है ये एक क्वांटाइज एनर्जी है, मतलब यहां से एक 5 एनर्जी का क्वांटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नील्स बोर वो डिफाइन कर रहा है, वो सिर्फ कौन सी फॉर्म डिफाइन कर रहा है? क्वांटाइज फॉर्म डिफाइन कर रहा है। जबकि एनर्जी की 2 फॉर्म होती है, वेव फॉर्म भी होती है, वो यहाँ से डिफाइन नहीं होती है इस पॉइंट से, ठीक है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, यही हमारे पास मेन ऑब्जेक्शन है बोर्स मॉडल का, और वो है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा सा बता देता हूं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम या तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं या वेलोसिटी पता कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अगर हम इन दोनों को एक साथ पता करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को एक साथ डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। हम इन दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल काम है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन नील्स बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन यहां पर है फर्स्ट शेल में, दो सेकंड शेल में हम पोजीशन बता सकते हैं, और वेलोसिटी जैसा मैंने बताया, वेलोसिटी का हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के ही हमारे पास फॉर्मूले हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग के हिसाब से ये दोनों एक साथ पता करना इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से क्लैश हो जाते हैं, ठीक है। और यही हमारे पास लिमिटेशन है बोर मॉडल का सबसे मेन, ठीक है। तो हमारे पास ये लिमिटेशन है। अब आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब स्टार्ट करने वाले हैं नील्स बोर मॉडल के डेरिवेशंस, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी।